मार पिटाई की और कनपटी पर बंदूक रख के फैसले लेने की कोशिश की। इस पर आज इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है ताकि पूरी कौम की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल कराई जाए। आप समझ सकते हैं कि अभी पूरी कौम बहावल नगर के वाक़े को नहीं भूली थी कि साथ ही ISI के एहलकारों की तरफ से बाजोड़ में ये वाक़या कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है। सारा वाक़या क्या है पहले आपके सामने वो रखते हैं और फिर इसके ऊपर कुछ तज्जिया करते हैं। वाक़या कुछ यूं है कि NA8, जी हाँ, NA8 जो नेशनल असम्बली का हल्का नंबर 8 है, उसमें कल यानी बरोज़ 21 अप्रैल इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन के सिलसिले में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर में ISI के 3 एहलकार गए। उन्होंने उनके नाम बताए हैं और उन एहलकारों के जो नाम है, चार एहलकार माजरत, उनमें पहला नाम अहमद है, वो कवर नेम है। ISI के लोग जो यूजुअली लोगों का नाम बताते हैं वो उनके नाम नहीं होते, असल में उनके नाम और होते हैं, इनके कवर नाम होते हैं जो आम पब्लिक को बताते हैं। आपके भी बहुत सारे अगर ऐसे दोस्त ऐसे किसी महकमे में काम करते हैं तो अगर आप उनको उनके नाम से जानते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उनका वो नाम हो। तो एनीवेज, जो अहमद कवर नेम है, दूसरा नाम उन्होंने शेर जमान लिया, वो ओरिजिनल नेम है, उन्होंने कहा कि ये असल नाम है, और फिर जीशान लिया, ये कवर नेम है, और फिर अब्दुल्ला लिया, ये भी कवर नेम है। ये खत लिखा है जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उसने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ये खत लिखा है और उसमें ये इन्फॉर्म किया कि उनके दफ्तर में ये 3 लोग तकरीबन 12 बजे जुमे वाले दिन 19 अप्रैल को तकरीबन 12 बजे आए ISI ऑफिशियल्स, और उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी का पोलिंग स्टाफ पोस्ट किया जाए। जी हाँ, NA8 के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो अपनी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगवाना चाहते होंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ताकि फॉर्म 45 वाला मामला ही ना बने, अपनी मर्जी के फॉर्म 45 जारी करवा लिए जाएं। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपकी मर्जी के पोलिंग स्टाफ नहीं लगा सकता, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जो लगाए हुए हैं उनका हमें पूरे का पूरा डाटा दें, हम जानें वो कौन लोग हैं, ताकि उनको जाके उनके घरों में ज़दोकोब कर लें और उनसे वो काम करवा लें जो वो करवाना चाहते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, आपकी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं नहीं लगा सकता। उसके बाद वो दफ्तर से उनको जाने के लिए कह दिया गया, वो चले गए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जुमे की नमाज पढ़ने चला गया और तकरीबन 2:05 पर मुझे मेरे स्टाफ ने टेलीफोन पर इन्फॉर्म किया कि दफ्तर में ISI के वही एहलकार वापस आए, बंदूकें लेके, गन्ने लेकर, और कनपट्टी पर बंदूकें रख के वही डाटा मांगते रहे, मार पिटाई की, ज़दोकोब किया और फिर वहां से चले गए। अब उन्होंने ये खत ऑफिशियली, जी हाँ, ये सुनी सुनाई बात नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑफिशियली खत लिख दिया गया है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, और ये सारी गुंडागर्दी बताई गई है कि ISI के ऑफिशियल्स, एहलकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं एक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अब उन्होंने बताया है कि शायद हम टाइम पर ये इलेक्शन भी ना करवा सकें क्योंकि हमारा पूरा अमला जो है उसको हरास किया गया है, हमारी तमाम जो तरसील का काम था उसको मुतासर कर दिया गया है, और ये वैंडलिज्म किया जा रहा है, ये बदमाशी की जा रही है, ये गुंडागर्दी की जा रही है। इस सिलसिले में आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि ये हो क्या रहा है। अब इस पर हम थोड़ा सा तज्जिया आपके सामने देते हैं कि आप खुद सोच लीजिए कि अभी बहावल नगर का वाकया जो है उसके जख्म भरे नहीं थे, लोग उस पर अभी तक बात कर रहे थे, लोग शौक में थे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है वो किस तरीके से एक आप ऐसे कह लें कि जैसे लड़के लड़ पड़ते हैं और उनका एटीट्यूड होता है कि कहीं 4 लड़के बैठे वो लड़ पड़े तो एक जाता है, वो कहता है मैं अपने भाइयों को लेके आता हूं या अपने दोस्तों को लेके आता हूं। तो जब लड़के भी 20-22 साल की उम्र से ऊपर चले जाएं तो वो भी हरकतें करना बंद कर देते हैं। ये 20-22 साल की उम्र तक की हरकतें होती हैं, उसके बाद उन्हें भी समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं करते। तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी कौम का जो शौक है, जो तकलीफ है, उसको समझें कि उनको ये समझ आ रही है कि हमारा इतना बड़ा इदारा जो है वो 18-19 साल के, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो 18-19 साल के लड़कों वाला जहन रखते हैं कि अच्छा किसी ने हमारे साथ ये किया है तो बजाय कानून, इंसाफ, कोई कायदा उसकी तरफ जाने का, चलो हम मिलकर चलते हैं और पटाई करते हैं। और बिल्कुल उन्होंने 17-18 साल के लड़कों की तरह जाके वहां पर हल्ला बोला, पुलिस वालों की पिटाई की, उन्हें बरहना करके मारा, थाने को तोड़ा, सब कुछ हुआ और उसके बाद कहा गया ये मामूली वाकया है, इसको दफा करें। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए कि नारे मरवाए गए एक दूसरे से खड़े करके और कौम की आंखों में मट्टी झोंकने की कोशिश की गई। अब दूसरा वाकया ये जो है ये बाजोड़ से हुआ है और इस वाकये में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ISI के एहलकार हैं जिनके नाम दे दिए, कुछ नाम कवर नेम है, वो पता है ISI वालों को कि उनके असल नाम कौन से हैं। अगर कवर नेम ये हैं अहमद, शेर जमान, जिशान और अब्दुल्ला, ये 4 लोगों के उन्होंने नाम दे दिए कि ये
आकर अपनी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगवाना चाहते थे, और अगर हम नहीं लगवा सकते तो जो लगे हुए हैं उनका डाटा मांग रहे थे, नहीं दिया तो मार पिटाई की। अब मुझे बताइए मुल्क कैसे चल सकता है? इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं वो किसी भी मुल्क का पहला डिफेंस सिस्टम होती हैं, क्योंकि वो कई दफा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाके आपके मुल्क को जो है वो महफूज बना रही होती हैं। जो किसी भी मुल्क की दिफाई लाइन होती है या किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम होता है, उसका जो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल उसके अंदर प्ले करता है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। क्योंकि जब जंगें लग जाती हैं तब, या जब कुछ हो जाता है उसके बाद तो आपने लड़ाई करनी होती है, फिर तो नजर आता है जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा। लेकिन असल जो डिफरेंस मेक करती हैं वो किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, क्योंकि आपको वो वक्त से पहले इंफॉर्म कर देती हैं कि आपका जो अपोनेंट है, दुश्मन है, वो सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, करने क्या जा रहा है। तो अगर आपके ऊपर वो जंग मुसल्लत करना चाहता हो या आपके जो मफादात हैं खित्ते में आपके मुल्क से रिलेटेड उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो आप प्रीएम्प्ट कर जाते हैं और उसकी उस चाल को नाकाम बना देते हैं। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो किसी भी मुल्क का फख्र होती है, वो किसी भी मुल्क की बेहतरीन फोर्स होती है और उसके लिए सबसे बेहतरीन काम कर रही होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उसको बहुत ही, उस मुल्क के लोग बहुत ही इज्जत, एहतराम और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कभी हमें इलेक्शन चोरी में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व करके बता दिया जाता है कि वहां पर यह हुआ है, कभी हमें बताया जाता है कि फॉर्म 45, 47 को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्रोल कर रही है, कभी हमें कुछ बताया जाता है और कभी कुछ बताया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं और हमारे मुल्क में इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं। इसीलिए फिर हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि गार्डियन बता रहा है कि 20 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर कत्ल कर दिया है। यह मामला ना हो, और अगर अभी खबर आई है और वजीर दिफा इंडिया का जो वो कहता है कि हाँ हमने ये किया है, तो उसके फौरन बाद आपको पता चलता है कि 2 दिन के अंदर आमिर सरफराज तांबा को भी हिंदुस्तान लाहौर के अंदर मरवा देता है, और ये 21वां शख्स होता है। बजाय इसके कि हमारी तवज्जो उधर हो, हम जजेस के बेडरूम्स पे कैमरे लगा रहे हैं, हम बाजोड़ में जाकर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी तबाही मचा रहे हैं, हम क्रैकर फेंक रहे हैं, जजेस के रिश्तेदारों को अगवा करके उनको करंट लगा रहे हैं, उनसे बातें मनवा रहे हैं, सियासतदानों को अगवा करके उनसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर फिर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम तो ना हुआ। हम इंटेलिजेंस एजेंसी का काम तो नहीं कर रहे, शायद सानवी तौर पर करते हो कहीं पर। हम जो हमारा मेन कलीदी काम है वो तो शायद पाकिस्तानी कौम को कंट्रोल करना है, वहां पर आजाद सोच को कंट्रोल करना है, वहां पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो फिर बुनियादी काम तो हमारा ये हो गया। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जो हमारा एक नेशनल एसेट है, जो हमारी मोस्ट प्रीमियर एजेंसी है, जिस पर हमें सबको फख्र है, जो माजी में काम होते रहे मुल्क की दिफा से रिलेटेड, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इदारे का, पाकिस्तान के इतने बड़े एसेट का। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर, उम्मीद तो वैसे नहीं है कि कोई सोचेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कुछ सोचा जाएगा। और ये जो खत अब डॉक्यूमेंटेड हो गया है 19 अप्रैल को, और खत नंबर ये 583 है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, और ये रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 8 बाजोड़ से ये खत लिखा है। इसके बाद शायद किसी की कोई, अब होना तो ये चाहिए कि ये जो चारों लोग हैं इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनकी सजाएं जो है इनको जेल में डालना चाहिए, इनकी सजाएं जो है वो पूरी कौम को बतानी चाहिए, और इनके ऊपर जो ऑफिसर है जिसने इनको कहा है, ऊपर तक जहां तक भी वो जाती है लड़ी, उन सब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनको सजाएं देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आपको ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा नहीं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है, और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक और मेहरबानी की है। अमेरिका ने 4 कंपनीज को बैन कर दिया है, 4 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है, और उनके ऊपर इल्जाम ये लगाया है कि उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल सिस्टम बनाने में मदद की है। जी हां, अमेरिका ने 3 चाइनीज कंपनीज और एक शायद रशियन या बेलारस की कंपनी है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, उनके तमाम असासे मुंजमद कर दिए हैं जो अमेरिका के अंदर हैं, अमेरिका के साथ तमाम कारोबार बंद कर दिया है, और उन कंपनी से रिलेटेड कोई भी शख्स अब अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। और उन पर इल्जाम यह लगाया है कि पाकिस्तान के जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले और दूर तक पहुंचने वाले जो मिसाइल हैं, उनकी तैयारी में, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मिसाइल जो है उनकी तैयारी में इन कंपनीज ने पार्ट्स फराहम किए हैं या तकनीकी मुआवनत फराहम की है। इसलिए इससे पहले भी, अब से चंद महीने पहले, अमेरिका बहादुर जो है वो 3 और कंपनीज पर, गालिबन वो तीनों चाइनीज कंपनीज थी, उन पर भी पाबंदी लगा चुका है। और इससे पहले भी पाकिस्तान के से रिलेटेड कई कंपनीज के ऊपर अमेरिका पिछले 1-2 सालों में पाबंदियां लगा चुका है। अब आप सोचते होंगे इससे क्या होगा, कौन सा पाकिस्तान पर पाबंदी लगी है, लगी तो उन कंपनीज पर है। इससे आम लोगों के सुनने के लिए मैं बता दूं कि इसका नुकसान ये होता है कि अब कोई और आपको, अगर आपको कहीं से तकनीकी मुआवनत चाहिए होगी, जायज जगह पर भी जो चाहिए होती है, जैसे इवन मेडिसिन की दुनिया में किसी जगह पर भी, यहां तो पाकिस्तान ने पता नहीं वो तकनीकी मुआवनत ली है या नहीं ली, इसमें कुछ सच है या नहीं है, बस उनको बैन कर दिया गया है। लेकिन जहां पर पाकिस्तान को चाहिए होगी तकनीकी मुआवनत,
वहां पर भी फिर नहीं मिलेगी। कंपनीज घबराएंगी पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट करने में, कारोबार करने में, तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली इसमें कंप्रोमाइज होगा, नुकसान पहुंचेगा उसे। तो ये अमेरिका ने किया है, लेकिन क्योंकि हमने तो अमेरिका से जो जमहूरियत का कत्ल किया उसके ऊपर एंडोर्समेंट लेनी है, हमारी तो अमेरिका से इस टाइम पूरी की पूरी बात यह कि हम अगर खवातीन को जेलों में रखें तो आपने आवाज नहीं उठानी, अगर हम लोगों पर जुल्म करें तो आपने खामोश रहना। तो हमने तो अमेरिका के साथ तो वो डील की हुई है, तो हम अमेरिका से ये बातें कैसे कर सकते हैं? जाके अमेरिका से जब बात करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हम आपको दे रहे हैं ना दूसरी तरफ इतनी सारी स्पेस, आपने पाकिस्तान में क्या किया हुआ है और हमने आवाज नहीं उठाई, तो अब आप इस पर आप भी खामोश रहें। तो ये मामला चल रहे हैं जी। अच्छा जी, कसूर से आपके सामने रखते हैं इंफॉर्मेशन कि कसूर में जो ज़िमनी इलेक्शन कल हो रहा है उसके लिए कल में एक जलसा हुआ शाम में, जो बहुत बड़ा जलसा था, और कसूर में इमरान खान की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा जलसा करना ये बहुत एजाज़ की बात है कसूर की लीडरशिप के लिए। और इस जलसे के बाद कसूर के जितने भी वहां पर मेन कायदीन कसूर से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ जो नून लीग की क़यादत है उसी कसूर के अंदर वो अपनी कैंपेन कर रही है, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं, उनको किसी ने नहीं पूछा। मलक अहमद खान साहब हालांकि स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो कानून के मुताबिक किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन वो बाकायदा कैंपेन कर रहे हैं, उनकी तकरीर की वीडियो है, तस्वीरें हैं, मतलब कि उन्हें किसी किस्म का कोई कानून का डर खतरा नहीं है, और उनकी तकरीर के बावजूद उधर कोई मुकदमात नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने कोई कानून नहीं तोड़ा उसके ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और यह भी इंफॉर्मेशन है कि कल जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इंटरनेट दोबारा बंद होगा और उसके अंदर तमाम वही कारनामे किए जाएंगे जो पहले किए गए थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे पहले कौम ने इन लोगों को बिल्कुल इनके तमाम जो तरीके थे उनको फेल किया था, उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी कौम वोट डालेगी और इन तमाम लोगों को फेल करेगी। लेकिन मामला जो हैं वो अभी भी वही नज़र आ रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दो, मीडिया की कवरेज पर पाबंदी लगा दो, ये तमाम चीज़ें अब भी दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी का टेस्ट आया है, वही हुआ है जिसका खतरा था, वो सब कुछ सामने आ गया जिसका बार बार अयादा इमरान खान और बुशरा बीबी कर रही थी और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कान नहीं धरा जा रहा था। अब उनकी जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई है उसमें मैदे और खुराक की नाली में जख्म नजर आए हैं, ब्लॉकेज नजर आई है, मुंह के अंदर जख्म नजर आए हैं, और वाज़े तौर पर यह नजर आया है कि उनको खाने के अंदर किसी ना किसी तरीके का जहरीला मादा जो है वो मिलाकर दिया गया है, और वो ना मुनासिब बोल सकती हैं ना खा सकती हैं, बहुत ही तकलीफ में है वो। और एंडोस्कोपी के जो रिजल्ट्स हैं उससे वाज़े हो गया कि जो बुशरा बीबी कहती थी और इमरान खान कहते थे कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है, अब वो साबित हो गया, और शायद इसी वजह से उनका टेस्ट नहीं करवाया जा रहा था। और ये जहन में रखें कि अगर ये टेस्ट आज से 10 दिन पहले करवाया जाता तो शायद रिजल्ट्स जो हैं वो और भी खतरनाक होते। अभी तो 8-10 दिन में शायद अब पता हो कि टेस्ट होना है, तो इसलिए जहर देना शायद चंद दिन के लिए बंद किया हो। बहरहाल ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। बुशरा बीबी एक ही मुकदमे में जो इद्दत और निकाह का केस में उनको सजा दी हुई है उसमें वो जेल भुगत रही हैं, एक घटिया फरसूदा मुकदमा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें फौरी तौर पर उनकी सजा को मुअत्तल करके उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा, ताकि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये खत्म किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि गुजरांवाला से जो आबद रजा कोटला नून लीग के जय्यद आदमी हैं, गुजरांवाला के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके बड़े तगड़े MNA रहे, उन्होंने गवाही दी है। जी हां, किसी और ने नहीं। आबद रजा कोटला कहते हैं कि गुजरांवाला और हमारे सारे इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर थी और नून लीग नंबर 2 पर थी और काफ लीग नंबर 3 पर थी, और वो कहते हैं कि अक्सर जगहों पर काफ लीग को जितवा दिया गया और कई जगहों पर नून लीग को जितवा दिया गया, लेकिन जो पहले नंबर पर आने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको नहीं जितवाया गया। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये आबद रजा कोटला कह रहे हैं जो नून लीग के जय्यद। ये नहीं कि आप उन्होंने छोड़ दिया है, नून लीग से नाराज है, नून लीग से चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आबद रजा अभी भी नून लीग में है और तगड़े तरीके से हैं और नून लीग के साथ हैं, और वो उनके एक तगड़े MNA रहे हुए हैं और बड़े उनके रहनुमा हैं इस इलाके से, तो उन्होंने ये गवाही दी है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नजम सेठी साहब ने एक तज्जिया किया है कि पंजाब और वफाक को शरीफ खानदान जो है वो अलग अलग रखेगा, बुरे काम सारे वफाक करेगा और अच्छे काम सारे पंजाब करेगा। नवाज शरीफ को पता चल गया वो कभी दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकते, इसलिए मरियम साहबा को प्रमोट किया जाएगा और शहबाज शरीफ भी दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, और मरियम साहबा को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अच्छे काम पंजाब करेगा, बुरे काम वफाक से कराए जाएंगे, ताकि आइंदा चीफ मिनिस्टर जो है वो मरियम साहबा बन सकें। तो मैं
उनकी तलाह के लिए अर्ज कर देता हूं कि बुरे काम इसमें कोई शक नहीं, दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जितनी बदनामी मरियम साहबा की हो रही है उतनी शहबाज शरीफ की नहीं हो रही। पिछले 16 महीने में ये दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब अगर आप देखें जो कुछ चल रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट तो बैक बर्नर पे है, वो तो अब बुराई नहीं ले रही, उनको तो गालियां नहीं पड़ रही, गालियां तो अब बाजी को पड़ रही हैं, अमीन बाजी की हुकूमत को पड़ रही हैं, जो कुछ वो वहां पर कर रही हैं और एक्सपोज कर रही हैं। तो नजम सेठी साहब, आपका ये तज्जिया हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से आप पिछले दिनों खाने पे मिले थे, हम ये भी आपको बता देते हैं, और उस खाने में अच्छे अच्छे खाने होंगे, वो खाने के बाद आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर हुआ होगा, तो आपने ये अच्छे अच्छे तज्जिए दिए हैं नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए। लेकिन हकीकत आपको बता देते हैं कि अवाम चे नहीं है, अवाम को सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं और अवाम सब जानती है। और अब ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेलना, अवाम को पता है कि ये सिक्के के दो रुख नहीं बल्कि एक ही रुख है, और ये सिक्का भी गोल किया हुआ है जिसका एक ही रुख है हर तरफ से। तो ये चचा हो, भतीजी हो, बाप हो, ये सारे एक हैं, चोरी इनकी इकट्ठी होती है। ये सिर्फ कौम के लिए अपनी फैमिली के इख्तलाफात दिखाते हैं, इनके अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, कौम इनको इकट्ठा ही समझती है और इनका इकट्ठा ही इलाज करेगी। अच्छा जी, अगली खबर आपको जो देनी है वो एक अखबारी खबर है, बड़ी इंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है कि पाकिस्तान के कुछ खैर ख्वाह चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं और उनको करीब लाया जाए। तो मेरा नजम सेठी अपना अंसार अब्बासी साहब से यही गुजारिश होगी कि पहले तो आप इस तरह की टेबल स्टोरीज ना किया करें मेहरबानी करके, जो आपको कह दिया जाता है ISI की तरफ से और आप उनके कहने पर स्टोरीज कर देते हैं। आप एक टाउट हैं ISI के सिर्फ और सिर्फ अंसार अब्बासी साहब, लेकिन आप अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं, मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आप टाउट सहाफ़त करते हैं, और वो भी टाउट सहाफ़त भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि ISI के कहने पर आप ये टेबल स्टोरीज फाइल करते हैं लोगों के खिलाफ। लेकिन ये जो खबर आपने दी है अपनी तरफ से तो अच्छी खबर दी है कि खैर ख्वाह चाहते हैं। मुझे बताइए, खैर ख्वाह अगर वाकई खैर ख्वाह हैं तो वो ये बाजोड़ में जो कल काम हुआ ये खैर ख्वाहों ने रोकना था या मैंने रोकना था? ये जो कसूर में हुआ है अभी, ये खैर ख्वाहों ने रोकना था या हमने रोकना था? तो कोई खैर ख्वाह नहीं है, आप सिर्फ चाहते हैं कि ऐसे तज्जिए दे के लोगों को ये फील दें कि सब अच्छा है, NRO हो रहा है, इस टाइम डील हो रही है, इमरान खान के करीब पहुंच गई है डील और बस उनको छोड़ देना है। आप लोग वक्त गेन कर रहे हैं ये करतूतें करके। हालांकि आपको पता है आज ही एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई है बुशरा बीबी की, जिसमें जहर के अब खदशात जो है वो वाजे हो गए, बल्कि नताइज सामने आ गए कि उनको जहर दिया गया है। तो ये खैर ख्वाहों के ये काम है। अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि खैर ख्वाह कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई डील हो जाए, उन्हें जेल से रहा कर दिया जाए। कहना चाह रहे हैं कि फौज के अंदर भी कुछ लोग हैं, बाहर भी कुछ लोग हैं। बिल्कुल ये इनकी झूठी स्टोरी है, टेबल स्टोरी है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है इस टाइम के ऊपर। और इनका मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को ये बताएं कि बस कुछ अच्छा होने जा रहा है, आप बस एहतजाज ना करें, आप बाहर ना निकलें। ये पूरे का पूरा मकसद है, सारे कॉज को नुकसान पहुंचाने का।